अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चार फोर्सेस का डायसेक्शन करना है, एक्सरे करना है, और वो चार फोर्सेस हैं कंकरेंट फोर्सेस, सेंट्रल फोर्स, इक्विलिब्रियंट फोर्स और कपल फोर्सेस। इन चार फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने के लिए और इनमें हमारे पास एक न्यूमेरिकल भी छुपा हुआ है। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज करें। तो कंकरेंट फोर्स किसे कहते हैं? कंकरेंट वेक्टर याद है? वो वेक्टर जो एक सिंगल पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो, उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंकरेंट वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू रिमेंबर क्लोथिस लाइन, याद है ना? तो ये हमारी एक फेमस मेमोरी है, मैंने आप लोगों को सिखाया था। और अब हम क्या देख रहे हैं? क्लॉथ्स लाइन के साथ एक वेट डब्ल्यू हैंग किया हुआ है हमने, जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग में क्या पैदा हो गई है? टेंशन पैदा हो गई है। ठीक है। अब जो वेट डब्ल्यू है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड नहीं कह सकते। इट एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इट एक्ट्स अलोंग द लेंथ, अपवर्ड नहीं कहना चाहिए आपको। देखिए, जब हम कहते हैं ना वेट डब्ल्यू इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ये देखिए, ये वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो फिर जो टेंशन होती है स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग एक्ट कर रही होती है। फिर इनका रिजल्टेंट हम देखते हैं कि वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। जो यानी इसके कंपोनेंट बनाएंगे ना, तो वो वेट को बैलेंस कर रहा होगा। नोटिस कीजिए, ये टेंशन T है, मैं लिख देता हूँ, दिस इज द टेंशन T इन द स्ट्रिंग, दिस इज द टेंशन T इन द स्ट्रिंग, एंड दिस इज द वेट W। पहले तो ये कि इन तीनों की लाइन ऑफ एक्शन इस कॉमन पॉइंट से पास हो रही है। यस सर। इसीलिए इन फोर्सेस को क्या कहते हैं? कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है। और अब अगर मैं इन फोर्सेस के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना, देखिए इस टेंशन का ये एक कंपोनेंट है और ये एक कंपोनेंट है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो टेंशन है, एक कंपोनेंट तो यही है y के अलाउंग अपवर्ड, और दूसरा कंपोनेंट राइट साइड पे। तो अगर आप गौर से देखें तो इनके जो x कंपोनेंट्स है, ये माइनस टी एक्स है, तो ये टी वाई है, तो ये भी टी वाई। नहीं बेटा, ये दोनों अपर डायरेक्शन, दे आर पॉजिटिव, बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव। तो ये दोनों अपर डायरेक्शन में, तो 2ty बन जाएगा। अब 2ty किसको बैलेंस कर रहा है? वेट को। और इस पे आपका एक न्यूमेरिकल हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करने की। तो यहाँ पे आप टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हम यहाँ पे कहेंगे इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है, तो 2ty किसके बराबर है? W के। अब बताएं, क्या मैं लिख सकता हूँ 2t sin थीटा इज इक्वल टू W? लिख सकता हूँ। फिर t किसके बराबर होगा? W डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा। ये हमने इक्विलिब्रियम की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। वेट आपको गिवन होगा, एंगल आपको गिवन होगा, स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी होगी, तो ये कंकरेंट फोर्सेस का। क्लियर? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियंट फोर्स। जी बेटा, what is equilibrium force? इक्विलिब्रियम फोर्स, अब देखो, एक होती है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कौन सी होती है, या रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होता है? जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रिजल्टेंट होता है। इक्विलिब्रियंट क्या होता है? इक्विलिब्रियंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो रिजल्टेंट के बराबर होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी उसके इफेक्ट को कैंसिल कर सकेगा। और अगर इक्विलिब्रियंट फोर्स को और वो रिजल्टेंट फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल कर दे, तो इसका क्या मतलब होगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स जीरो होगी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। इस वजह से उस फोर्स को क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियंट फोर्स। वो फोर्स जो सिस्टम को किसमें ले आए? इक्विलिब्रियम। चलिए डायग्राम की मदद से समझें आप।
अच्छा, ये एक मास m है हमारे पास, ठीक है। ये रहा मास m। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसके ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगाते हैं। फॉर इंस्टांस अभी हमने इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई करनी है, तो ये एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। इन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है। रिजल्टेंट कैसे मिलेगा ग्राफिकली? टेल ऑफ द फर्स्ट टू द, तो इनको ऐड कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रिजल्टेंट रन्स फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ, रिजल्टेंट मिल गया ना। अब रिजल्टेंट बेसिकली क्या करता है? रिजल्टेंट बेसिकली, इसको आप एफ आर कहते हैं, रिजल्टेंट बेसिकली उन मल्टीपल फोर्सेस को रिप्लेस कर देता है और एक सिंगल वेक्टर आपको देता है। लेकिन इसका इक्विलिब्रियंट क्या होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट, हाँ, वो इन दोनों को बैलेंस कर देगा, वो इन दोनों के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ पहले से, ये हमारी इक्विलिब्रियंट फोर्स है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये एफ। तो एफ आर क्या करता है? इन दोनों को रिप्लेस कर देता है। लेकिन एफ ई क्या करता है? इन दोनों को बैलेंस कर देता है। अब आप इसको जरा ऐसे सोचें, ये देखिए, ये मैं राइट कर रहा हूँ, इसको जरा यूं सोचें आप, ये भी राइट और ये भी राइट। नोटिस करें, एफ एक्स चाहता है कि ये मास एम राइट पर चला जाए, एफ वाई चाहता है कि ये मास एम अपवर्ड चला जाए, और इसने दोनों के ऊपर फोर्स लगा रखी है। बैलेंस कर रहा है, नहीं कर रहा? ये एग्जांपल मैंने आपको क्लास में भी दी, दोबारा दो। वो जो रहमत था, फैज था, और हमने हाथ पकड़े हुए थे, तीन डिफरेंट एंगल बन रहे थे, तो कौन सी फोर्सेस थी? कंकरेंट फोर्सेस, और उनमें हर तीसरी फोर्स बाकी दो का इक्विलिब्रियंट बन रही थी। हर तीसरी फोर्स बाकी दो का इक्विलिब्रियंट। क्यों? ये फोर्स चाहती है ऑब्जेक्ट इधर चला जाए, और एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है, तो इन दोनों का इक्विलिब्रियंट ये हुआ, या इन दोनों का इक्विलिब्रियंट ये हुआ। मतलब सुनो, अगर मैं आपको कहूं कि ये फोर्स 4 न्यूटन है और ये फोर्स 3 न्यूटन है, तो बताओ ये फोर्स कितनी होगी? 5। क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट भी कितना है? 5 है, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होना चाहिए? 5 ही, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन कैसे देते हैं जी? आपको क्वेश्चन ऐसे देता है कि आपके पास एक फोर्स है F, ठीक है, उसकी पोलर फॉर्म दे देगा। फर्स्ट कीजिए वो फोर्स है 10 न्यूटन की, ठीक है, वो एक्ट कर रही है 30 डिग्री के एंगल पे। तो आपने बताना है कि इस फोर्स की इक्विलिब्रियंट फोर्स कौन सी होगी, ठीक है। इससे डायरेक्टली रिजल्टेंट दिया था, इस वक्त डायरेक्टली क्या दिया? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 10, एंगल कितना है? 30। हम इसके एफ एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल। लेकिन रिक्वायरमेंट फिलहाल ये नहीं है कि इसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है। रिक्वायरमेंट क्या है? इसका इक्विलिब्रियंट निकालना है, मतलब इसका, हाँ। अब चलें, अब मुझे बताएं इसके इक्विलिब्रियंट का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 10 न्यूटन होना चाहिए। एंगल कितना होना चाहिए? 30 प्लस 180, क्योंकि देखो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें तो पता है कि इसका एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, और ये बाकी एंगल कितना है? 180। तो इसका एंगल कितना हुआ? 180 प्लस 30, तो रिजल्ट क्या आएगा? 210। तो ये हमारी इक्विलिब्रियंट फोर्स है जो 10 न्यूटन की मैग्नीट्यूड रखेगी और 210 डिग्री पर एक एंगल देगी। समझ आ गई? यस सर। ये वाला टॉपिक बुक से ना मेरी गाइड, बुक ने बड़े मुश्किल वैल्यूज दिए हैं, बुक भी और गाइड भी है, मैं आपको दोनों बताता हूँ। कोशिश करें कि आप थ्योरी सारी मेरी गाइड से याद करें, इसके अलावा कोई चीजें यूज करें, इसमें मैंने बहुत आसान तरीके से चीजें लिखी हैं। बुक को लेकर डिफरेंट बुक्स निकालने के मैं आपको बताऊँ। चलो गाइड में पेज नंबर 102, बुक में गाइड, मेरी गाइड में 102 है, और बुक में पेज नंबर दिख रहा है। डबल से पहले आता है
ये तो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे 2.8 में 2.8 में कंकरेंट फोर्सेस, तो उसी टॉपिक में इन्होंने इक्विलिब्रियम फोर्स भी सर्च ऑफ पेंशन में 57 नहीं पेज नंबर 57 पे 2.8 कंकरेंट फोर्सेस के टॉपिक में ये इक्विलिब्रियम फोर्स। तो बुक ने दो फोर्सेस ली हैं, एक है 17763 न्यूटन, एक है 525 न्यूटन। इन दो फोर्सेस का पहले इक्विलिब्रियम निकाला है, सॉरी पहले रिजल्टेंट निकाला है, फिर उसका एंगल निकाला है, फिर उसका इक्विलिब्रियम। तो ये देखिए बुक का डेटा बहुत मुश्किल है। बुक ने अपने डेटा में क्या किया बताएं सर, इस एफएक्स से कितना लिया, इधर डायग्राम में लिखा है f1 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 7 देखिए आप बुक का डेटा देखें। अच्छा 7 दूसरी फोर्स बताएं 525 न्यूटन लिया, ठीक है। अब इन्होंने इन दोनों को ऐड करके पहले क्या निकालना है, फिर उसका एंगल, फिर जब रिजल्टेंट और उसका एंगल मिल जाएगा तो तब कहीं जाके आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। मेरा तरीका देखिए मैं कितने आसान तरीके से कर रहा हूँ। अगेन यही ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हमने इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई करनी है, तो ये रही पहली फोर्स और ये रही दूसरी फोर्स, ये दो फोर्सेस हो गई। अब मैंने इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या लिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है कि ये F1 है, ये है 1 न्यूटन, ठीक है, ये F2 है, ये है स्क्वायर रूट 3 न्यूटन, ठीक है। दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। बताइए कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, पाइथागोरस क्योंकि एंगल 90 है, तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ठीक है। 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाय x, y क्या है स्क्वायर रूट 3, x क्या है 1, ये कितने एंगल पे होता है 60 के एंगल पे होता है। तो पोलर फॉर्म जब हम लिखेंगे रिजल्टेंट की पोलर फॉर्म क्या होगी, मैग्नीट्यूड इज 2 न्यूटन, एंगल इज 60 डिग्री, ठीक होगी बात। अब बताइए इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए एंगल कितना होगा 240, 60 प्लस 180 becomes 240, क्योंकि वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट तो हमने उसको ड्रॉ किस बेसिस पे किया है कि अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, ये देखिए हमने प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट, तो ये हम सेकंड की टेल को फर्स्ट के हेड पर ले आए, फिर हमने यहाँ से रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये हमें मिला है रिजल्टेंट, लेकिन देखें मैं इसी को कॉपी करूंगा और रोटेट कर दूंगा, देखिएगा क्लोन क्लोन हो गया। अब इधर ला के रख रहा हूँ इसके बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, और इसको मैंने रोटेट करना है बाय हाउ मच डिग्री, बाय 180 डिग्री। तो देखते हैं सिलेक्ट हो जाए दोबारा, ये देखिए हो गया रोटेट करें, दिस इज 180 डिग्री। अब इसको कहाँ पे रखेंगे, अब इसको ऑपोजिट रख देंगे ना, तो नतीजा क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो बुक ने भी किया यही काम किया, बुक ने इधर 763 का स्क्वायर, इधर 525 का स्क्वायर, फिर उनका स्क्वायर किया, उनको ऐड किया, स्क्वायर रूट लिया, एक रिजल्ट निकाला, फिर एंगल निकाला, वो 34 था, फिर जाके उसने ये सारा काम। जब आसान तरीके से हम ये समझ सकते हैं तो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं पूछ रहे, आसान से डेटा को लेकर मैंने ये टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रूफ कर दिया ताकि आप लोगों को समझ भी आए, और उसमें वैल्यूज भी ऐसे इस्तेमाल किए कि उनके एंगल्स हमें विदाउट कैलकुलेटर पता होते हैं। तो ये था इक्विलिब्रियम फोर्स। अब करेंगे जनाब इक्विलिब्रियम फोर्स के बाद सेंट्रल फोर्स।
सेंट्रल फोर्स हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे, सेंट्रल फोर्स हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करती है, तो वो कभी भी बॉडी में टार्क नहीं पैदा कर सकती। इट कैन नॉट प्रोड्यूस टार्क। सबूत देखिए इस बात का। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? यहाँ पे है या नहीं? स्क्वायर है ना? स्क्वायर आपका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल के इंटरसेक्शन पे। कहाँ पे? डायगोनल के इंटरसेक्शन पे। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो क्या ये डायगोनल का इंटरसेक्शन है? अच्छा, अब अगर मैं फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाऊंगा तो नतीजा क्या होगा? जब फोर्स में सेंटर ऑफ मास पे लगाऊंगा यहाँ पे, तो बॉडी में कौन सा मोशन पैदा होगा? लीनियर मोशन पैदा। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ। आई डोंट नीड दिस राइट नाउ। ये तो मैंने फाइंड कर लिया वैसे भी, वो ड्रॉ भी मैंने किया है सेंटर ऑफ मास। अगर मैं फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाऊंगा यानी इस मिडिल पॉइंट पे, तो देखिए बॉडी में कौन सा मोशन होगा? लीनियर मोशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी भी पॉइंट पर, जैसे देखो इस कॉर्नर पे फोर्स लगा दूं, ऐसे ऐसे दो फोर्सेस लगा दूं, तो डायग्राम में दिखाता हूँ कैसे लगा दूं। एक फोर्स इस कॉर्नर पे लग रही है इस डायरेक्शन में, दूसरी फोर्स इस कॉर्नर पे लग रही है इस डायरेक्शन में। नतीजा क्या होगा? रोटेशन पैदा होगी। रोटेट करना शुरू हो जाएगा थिंग, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो अब सेंट्रल फोर्स क्या करती है? सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करती है और कौन सा मोशन पैदा करेगी? लीनियर मोशन पैदा करेगी। ठीक है ना? सेंट्रल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगी और बॉडी में लीनियर मोशन, लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करेगी। वो बॉडी में क्या पैदा नहीं कर सकती? टॉर्क पैदा नहीं, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ फोर्स नहीं पैदा कर सकती। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी के सेंटर पे एक्ट करेगी। कभी पढ़ी है सेंट्रल फोर्स? सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, सेंट्रल फोर्स नहीं पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी? अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। चलो वो भी छोड़ो, एक बात बताओ, व्हाट इज वेट? वेट इज अ force with which earth attracts our body towards center of the mass. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हर बॉडी को कहाँ पे अट्रैक्ट करती है? तो अर्थ किसी बॉडी के सेंटर पर ही एक्ट करती है। यस, अब इसको मैं ड्रॉप करूंगा, सीधा नीचे जाएगा। तो ऐसी फोर्सेस हमेशा बॉडी में क्या पैदा करती है? लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करती है। क्या पैदा नहीं कर सकती? आपने न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम सुना है? अब जरा मैं उसको पढ़ता हूँ तो आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। मैं क्या कहता हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, the force of attraction. Now, every mass in the universe attracts every other mass with a force directly proportional to product of mass and inversely proportional to and it acts along the line joining the center of two bodies. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किस तरह एक्ट कर रही है? डायग्रामेटिकली जरा समझाता हूँ आप लोगों को। ये कुछ यूं एक्ट कर रही है, ये एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पर एक्ट कर रही होती है। तो अगर हम कहें कि ये हमारे पास अर्थ है, दिस इज अर्थ, और यहाँ पे हम एक और बॉडी ले लेते हैं, कोई भी बॉडी, जैसे एक इस टाइप की बॉडी। ठीक है, तो जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट सीधा नीचे आके गिरता है। समझ आई कि नहीं? ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। These forces are called central force. मैंने अपने नोट्स में इसके बारे में क्या लिखा है? मैंने अपने नोट्स में इसके बारे में लिखा है कि these forces are always directed towards a fixed point. तो बताओ वो फिक्स पॉइंट कौन सा है? ये सेंटर है कि नहीं? फर्स्ट करो, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, द फिक्स्ड पोजीशन। फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड अ फिक्स्ड पोजीशन या फिक्स्ड पॉइंट। अभी सेंटर हम नहीं कह रहे क्योंकि हमेशा सेंटर नहीं, मास स्प्रिंग सिस्टम भी तो होता है,
होता है कि नहीं होता? तो क्या मास स्प्रिंग सिस्टम में कोई सेंटर होता है? मास स्प्रिंग सिस्टम में तो याद हो तो एक मेन पोजीशन होती है, एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ये देखें, मैं ये एक स्प्रिंग ड्रॉ करता हूँ, इस स्प्रिंग के साथ में एक मास m ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये फिक्स सपोर्ट है। फर्ज कीजिए कि ये मेन पोजीशन है जहाँ पे x क्या है, 0। तो जितना आप इसको एक्सटेंड करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ डायरेक्टेड होगी? टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो रीस्टोरिंग फोर्स Fr इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। तो बताओ क्या ये भी फोर्स एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है? यस सर, है कि नहीं? ये फोर्स एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो किस पे डिपेंड करता है? कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर तो आज फिजिक्स है, फिजिक्स है ना फर्स्ट ईयर तो आज। I was saying कि इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ हो, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा मुझे एक बात, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन, एंड इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है? जितनी आप ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेंगे उतनी फोर्स रीस्टोरिंग अप्लाइड भी ज्यादा होगी। और रीस्टोरिंग, हम रीस्टोरिंग की बात करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स, क्योंकि उसकी डायरेक्शन एक फिक्स पोजीशन की तरफ है। फोर्स का मैग्नीट्यूड उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जितना इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ज्यादा होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इन अकॉर्डेंस विद व्हिच लॉ? यस, जब ज्यादा बारिश होता है ज्यादा पानी आता है। तो जितना आप इसको मेन पोजीशन से दूर लेके जाएंगे उतना रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता चला जाएगा। अच्छा सेकंड को देखें, सेकंड को अब ये भी नोटिस करेंगे, जितना आप सेंटर ऑफ द अर्थ से दूर जा रहे हैं उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है कि नहीं? अगेन फोर्स का मैग्नीट्यूड उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता? ऐसी फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड पोजीशन के साथ चेंज हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ, उन फोर्सेस को हम कहते हैं पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस। और सेंट्रल फोर्स भी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। अब आप कहेंगे सर ये नया पोजीशन डिपेंडेंट वाला किस्सा कहां से आ गया? ये तो कभी है ही नहीं, मैं तो शुरू से पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स ही पढ़ा। चले मुझे बता दें, इसकी पोजीशन चेंज करो, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन चेंज करो, इसको ऊपर लेके जाऊं या इसको नीचे लेके आऊं, तो क्या होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि नहीं? लेकिन डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी? तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज फिक्स्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट। उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। चलिए दोबारा बता दें, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। यस सर। बताओ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करता है तो उसको कहां बुलाना चाहता है? अपने सेंटर तक। तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी। बताओ कि पहले शेल में इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स है या दूसरे शेल में? तो अब बताओ ये फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट है कि नहीं? सो अब आपको पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस का मैंने पूरा का पूरा ओवरव्यू सिखा दिया कि हमने ये पढ़ी नहीं है, कोई नई फोर्सेस नहीं है, नाम आते। सो सेंट्रल फोर्स की क्या निशानी होगी? पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, डायरेक्शन towards a fixed point, and magnitude depends on distance from that fixed point. और ये सेंट्रल क्यों कहलाती है? क्योंकि एक बॉडी के सेंटर से, और ये बॉडी में क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकती? अब ये चार बातें लिख देते हैं, सेंट्रल फोर्स का पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो आप मेरे साथ साथ बता दें, मुझे ये चार बातें मैं भूल भी सकता हूँ। तो पहली बात क्या थी? कौन सी फोर्स है? सेंट्रल नहीं, सेंट्रल फोर्स है। वो रिदम में आते हैं ना, जो बात सबसे पहले बताई वो लिखेंगे। पहली बात क्या थी? एक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ वन बॉडी टू सेंटर ऑफ, इट एक्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू सेंटर ऑफ another object। फिर दूसरी बात हमने क्या बताई? इट कैन नॉट
प्रोड्यूस टॉर्क, ये टॉर्क नहीं पैदा कर सकती। हाँ, ये कौन सी अच्छा ये कहते हैं कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होती है, फोर्स की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन, और टॉर्क क्योंकि रोटेशनल फोर्स है तो इसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं पैदा कर सकती। और कौन सी एक्सेलरेशन पैदा करेगी? हम ये लिखेंगे इट प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन। It produce linear acceleration in the object। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट। डायरेक्शन किस तरफ है? towards that fixed point। बस हम एक फिक्स पॉइंट बना लेते हैं। So it is always directed towards a fixed point। Directed, डायरेक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड लिखेंगे। डायरेक्शन इज, तो it is always directed towards a fixed point। ठीक है। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये सेंट्रल फोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कवर कर दी, उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया, उसकी डायरेक्शन भी बता दी, उसका इफेक्ट कैन नॉट प्रोड्यूस, उसका इफेक्ट कैन प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन। तो देखेंगे बहुत जल्दी लीनियर एक्सेलरेशन। अच्छा मुझे बताएं अर्थ की ग्रिड कौन रिवॉल्व कर रहा है? या सैटेलाइट्स। और मून की स्पीड कभी इंक्रीज नहीं या डिक्रीज नहीं। इस बात का क्या मतलब है? उसमें टॉर्क नहीं पैदा, उसमें टॉर्क नहीं पैदा, क्योंकि टॉर्क पैदा होने का मतलब क्या है? या तो स्पीड ज्यादा होगी या स्पीड कम होगी। अच्छा, जब पंखा चल रहा होता है उसमें टॉर्क होगी? क्योंकि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है। पंखा चल रहा है तो स्पीड यूनिफॉर्म, मतलब टॉर्क नहीं। पंखा जब स्टार्ट होता है बिल्कुल तब टॉर्क होती है, या पंखा बंद होने लगता है तब टॉर्क होती है। आप लोगों ने टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। स्टार्ट प्रोडक्ट वाली बिल्कुल ठीक है। इसमें कभी the effect of rotation of force, the turning effect of force। और जहाँ पे फोर्स होगी न्यूटन सेकंड लॉ, वहाँ पे एक्सेलरेशन होगी। मैं टॉप की डेफिनेशन ठीक करूँ। एग्जामिनर फॉर एग्जांपल मैं आपका वाइवा एग्जामिनर और मैं गर्मी में आ गया और मैंने आपको कहा कि पंखे में टॉर्क है, यानी कहा हाँ टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी सॉल्ट, पंखे में टॉर्क है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि टॉर्क की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो जब हम नाम लेते हैं फोर्स का तो आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ। जहां फोर्स होगी वहां पे एक्सेलरेशन होगी। और क्या एक्सेलरेशन होती है? जब वो चल रहा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती। क्योंकि अब उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए उसमें कोई भी टॉर्क नहीं है। अब आप लोगों को मैं देख के बता सकता हूँ आप में से किसी को भी न्यूटन लॉस नहीं आते, वरना आप लोग ये जवाब सही देते। चलिए मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों की तसल्ली के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों पर इल्जाम लगा दिया कि आप लोगों को न्यूटन लॉ नहीं आते, तो आप सब मुल्जिम हैं। समझ आई? मुल्जिम और मुजरिम में फर्क पता है? मुल्जिम जिस पे इल्जाम लगा तो अभी साबित नहीं हुआ कि वो गुनहगार है या नहीं। मुजरिम इल्जाम साबित हो चुका है, पता चल चुका है कि इससे गलती की है। समझ आई? तो अब मैंने इल्जाम लगा दिया कि आप लोगों को न्यूटन लॉस नहीं आते। न्यूटन फर्स्ट लॉ आता है आप लोग? डोंट टेल मी जब आप लोग कहेंगे कि अगर कोई फोर्स ना हो तो कोई एक्सेलरेशन। अगर आपको आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ तो आप मुझे सवाल का जवाब दें। ये बताइए कि मोशन के लिए फोर्स की जरूरत होती है?
नो सर। यस सर, नो सर। मैं तो बड़ी सीधी सी बात पूछूं, क्या हमेशा मोशन के लिए फोर्स की जरूरत होती है? एक टाइम पर होती है और एक टाइम पर नहीं होती, लेकिन सुबह के वक्त जरूरत होती है, शाम के वक्त नहीं होती। कैसा है जवाब? फिर आपकी इस जुमले का ये मतलब है कि आप कह रहे हैं कि मोशन के लिए फोर्स की जरूरत है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या हमेशा मोशन के लिए फोर्स की जरूरत होती है? अब अगर आपको फर्स्ट लॉ आता है तो आप डेफिनेशन सुना के ही कह देंगे हमेशा जरूरत है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, in the absence of external force, a body at rest remains at, and a body in motion continues uniform motion. Motion नहीं, uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स की जरूरत वो न्यूटन फर्स्ट आने का है कि जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगी तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। और सेकंड लॉ कौन से मोशन को डिस्क्राइब करता है? अगर अनबैलेंस्ड फोर्स होगी तो एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन की दो टाइप्स है, यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेटेड। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन करता है, न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेटेड मोशन को एक्सप्लेन करता है। चलिए बाकी बातें फिर इंशाल्लाह आपसे न्यूटन लॉ उस वक्त करूंगा जब आपको चैप्टर 3 में न्यूटन लॉ टीच करूंगा। अभी सिर्फ आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोगों ने अपने स्कूल्स में मेनली स्टेटमेंट्स याद की और उन स्टेटमेंट्स के मतलब आप लोगों को गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को पता है कि वो स्टेटमेंट्स क्या हैं, लेकिन बैड न्यूज़ है कि आपको पता ही नहीं है कि उन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। तो वक्त के साथ साथ सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सेंट्रल फोर्स तो हो चुकी है, अब चलते हैं कपल फोर्सेस की तरफ। ठीक है, ऐसा करते हैं, कपल फोर्सेस के लिए वी नीड अ फुल डोमेन, तो यहाँ पे कपल को डिस्कस करते हैं। What is couple force? तो equal in magnitude but and different line of action. Line of action different. अभी मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ भी की, अभी ड्रॉ भी की थी, नोटिस करें, ये देखिए ना, ये दोनों कपल हैं कि नहीं? एंड अगर ये फोर्स F माइनस एफ है तो ये फोर्स प्लस एफ है। अब आप इन दोनों को अगर गौर से देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ एक्शन ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर? ये कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर के लिए शर्त क्या है कि एंगल 0 या 180 हो। तो मैंने अपनी गाइड में लिखा है, these are collinear forces equal in magnitude but and have different line of action. Their effect is to produce torque. अब देखो सेंट्रल फोर्स का ऑपोजिट क्या है? मैंने आप लोगों को एक आयत सुनाई थी ना सूरह यासीन कि अल्लाह ताला ने तमाम चीजें पेड़ में पैदा की। सुभानल्लाजी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्द व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। पाक है वो ज़ात जिसने जोड़े बनाए तमाम चीजों, जमीन में जो मौजूद हमारे अपने नफ्स की माद और जरूरत की सूरत में, और उन चीजों की भी जिनको तो नहीं जानते। तो देखो कपल फोर्सेस में वो बात नजर आती है। न्यूटन थर्ड लॉ का एसेंस क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बताता है? एक्चुअली हमेशा डेफिनेशन सुनाने की वजह से मैग्नीट्यूड इज वो सेकंड क्लास है। किस बच्चे ने कहा? न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये बताता है कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मैं जो आपको आयत सुना हूं कुरान की, अल्लाह ताला की वहदानियत के लायक हैं, वही अकेले रह सकते हैं। सुपर पावर, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, सिर्फ वही अपनी एग्जिस्टेंस में अकेले हैं। उनको किसी हमसर की, किसी बेटे की, किसी बीवी की, किसी औलाद की कतन कोई जरूरत, किसी दोस्त की कोई जरूरत, वो अकेले। इसके अलावा जितनी भी मखलूकात है तो बस वो हमेशा पेयर्स में उनको जरूरत पड़ती है। तो ये खालिक और मखलूक का फर्क है। कुल वो अल्लाह वहद कह दीजिए कि अल्लाह एक है, एक से मुराद
वहदनियत का इशारा है। ऐसा अहद अहद ऐसा एक है जिसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही सब कुछ कर सकता है, अकेला ही रह सकता है। सारी कायनात का सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उसका सर्वाइवल किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने ये मैं जितनी भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना, मुझे हर जगह पे नजर आते हैं, तो मुझे बार बार सूरह यासीन की आयत नजर आती है कि ये मैं आयत आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। अल्लाह ताला ने बस कह दी, तो हर जगह पे नजर आनी चाहिए, हर जगह पे, और वो आते भी हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अब अगर एक ऐसी फोर्स थी जो टाक ही पैदा कर सकती थी, तो फिर एक ऐसी फोर्स भी होगी जो टाक पैदा कर सके। समझ आई कि नहीं? फिर अगर एक ऐसी फोर्स है जो टाक पैदा नहीं कर सकती, कौन सी है? सेंट्रल फोर्स। तो फिर ऐसी फोर्स भी होगी जो टाक पैदा कर सकती है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कपल। तो अब हम कपल फोर्स के बारे में लिख देते हैं कि कपल फोर्सेस आर कोलिनियर फोर्सेस। फिर इक्वल इन magnitude, opposite in direction. Next line, but have different line of action. Such forces are called couple forces. ठीक है? अच्छा, what is the effect? So the effect of the couple is to produce अगर ये टास्क पैदा कर सकती है, तो क्या पैदा नहीं कर सकती? Linear acceleration. It cannot produce linear acceleration. ठीक है? तो इनको अब डायग्रामेटिकली भी हमने शो करना है। जैसे कि कंसिडर कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। हम इस पर दो फोर्सेस अप्लाई कर देते हैं। एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दें और दूसरी फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वो आप इस तरफ अप्लाई करते हैं। ठीक है? इसके ऑपोजिट पॉइंट पर इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें। ये पॉइंट्स क्या डायमीटर ऑफ सर्कल कहलाते हैं? ये लाइन दो पॉइंट्स के दरमियान फासला डायमीटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। अच्छा, फर्ज कीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई की है एफ बी। ठीक है? और यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिस पे आपने फोर्स अप्लाई की है एफ ए। ठीक है? अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है that is RA, the position vector of RB, sorry, the position vector of point B, the position vector of point, यानी सेंटर से ये फोर्स कितने फासले पर एक्ट कर रही है? आर को मोमेंट आर्म कहते थे ना, से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों कहते थे? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ कितना एंगल होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसी तरह ये किसके बराबर होगा? आर ए के बराबर होगा। ठीक है? अब मुझे बताएं, जब ये इधर ये दोनों फोर्सेस यूं एक्ट करेंगी यूं,
तो इसमें रोटेशन पैदा होगी। तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी एंटी क्लॉकवाइज, यू रोटेट फॉर। अब अगर मैं यहाँ पे ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको आप डेल्टा आर लिख सकते हैं, फाइनली आर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो इन दोनों इक्वेशंस में से किसके बराबर होगा, आर ए प्लस आर बी या आर बी माइनस आर ए। ठीक है, मैं ये मेंशन कर देता हूं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो वैसे भी सेम है, दोनों किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर यानी आर के बराबर जी। तो ये आर ए प्लस आर बी है या आर बी माइनस आर। सर आर ए प्लस आर प्लस ये फिर डिस्टेंस है और डिस्टेंस टोटल फाइंड करना, मैंने वेक्टर फॉर्म लिख लिया इसलिए जी। आर बी माइनस आर ए है, जबकि बहुत से बच्चों को लग रहा है कि ये आर ए प्लस आर बी। अब चलिए ऐसा करते हैं, आर ए प्लस आर बी भी करते हैं, आर बी माइनस आर बी करते हैं। मुझे बताएं बेटा कि अगर आपका आर बी 3i होगा तो आर ए कितना होगा, माइनस 3i होगा। तो चेक करें, अगर मैंने आर निकाला इस फार्मूले से, आर ए प्लस आर बी वाले फार्मूले से, हाँ समझ पड़ गई है। फिजिक्स इसलिए इतना खतरनाक है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, और आप जो देख रहे हो तो उसको यकीन कर लेते हैं, और जिसको यकीन कर रहे हैं वो तो एक्चुअली में है, वो तो छुपा हुआ है। तो जो उसको हम निकालेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये क्या है, माइनस का, और ये क्या है, प्लस। हाँ, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, नल वेक्टर। ठीक है, और अगर मैं इस फॉर्मूले के तहत निकालता हूँ r इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, तो फिर क्या होगा, आर बी किसके बराबर है, आर के, माइनस आर ए किसके बराबर है, माइनस आर। तो रिजल्ट क्या आएगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू आर। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि ये 2r जो है, इसको ऐसा करें, इसको डेल्टा आर ही कह रहे हैं फिलहाल क्योंकि वो r से मैच कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि ये जो 2r है कपल फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस है, हमने यही फासला फाइंड किया ना, ए और बी के दरमियान। तो ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्स, यस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्स इज कॉल्ड कपल आर्म। सिंगल फोर्स के लिए मोमेंट आर्म होता है, और कपल फोर्स के लिए कपल आर्म होता है। तो ए से बी तक ये फासला, ये देखो, बताओ ओ से बी तक फासला क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म। ओ से ए तक फासला क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म। इसका डबल क्या कहलाएगा, क्योंकि ये कौन सी फोर्सेस हैं, कपल फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे हम कपल आर्म का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कपल आर्म being the double arm moment arm is the distance between perpendicular distance between couple force। ओके, कपल आर्म से स्टार्ट दोबारा कर रहे हैं, हम रिज्यूम कर रहे हैं। कपल आर्म कैसे कह रहे हैं हम, द डिस्टेंस बिटवीन जो, शाबाश, द डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस। समझ आएंगे ये मुझे दो अंडे दे दो या दो, अच्छा ये देखो, मुझे दो पेयर ऑफ शूज दे, तो क्या मतलब होगा, चार। हम हाथ किए वो पाँव दिखा देते, तो मेरे पैसों के पीछे पड़ा हो बेटा, मैं जब भी आता हूँ आप पहले मुझ पर कुर्सी पढ़ के, क्योंकि ये हिस्सा मुझे देखना है, मुझे कोई अच्छी फीलिंग। अच्छा चलिए मेरी बात सुनिए, दो कपल फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस, जब हम कह रहे हैं कि ये कपल है तो इसका मतलब ये दो है, तो इसके साथ दो नहीं लगाते, ठीक है। और कहीं पे भी जाए, अगर आप कुछ बोले और लोग हंसे तो आप ये नहीं बताएंगे कि आप मेरी बेटी हैं, मुझसे पढ़े। समझ आई कि नहीं, मेरी माशरे में बड़ी इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के दो कपल कोर्सेज की वजह से खराब हो। नहीं, हमारी इज्जत खराब नहीं करना, हाँ ऐसे नहीं करना। मेरी बेटी चॉकलेट खाना चाहती थी, क्लास में खा नहीं, पहले जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब खा रही थी,
क्लास में आप लोग जो हैं खाना खाना अलाउड नहीं है अकेले, हम आपस में शेयर करेंगे। देखिए हम भी लाइक अ फैमिली, तो आप लोग ये क्या करें पास इधर ही क्लास में हम साथ में चलो। It is a distance between couple forces. कपल फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? कपल आर्म कहते हैं। तो हम मोमेंट ऑफ कपल फाइंड करें। मोमेंट ऑफ, अच्छा ये जब आप कहते थे टॉर्क इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट का क्या मतलब है? आप सोचें तो फिर मैं ये हेडिंग देता हूँ। बिल्कुल मोमेंट प्रोड्यूस बाय कपल। कपल बेटा मुझे आप लोगों के टैलेंट पे इतना एतबार हो चुके हैं कि मुझे आप में से अक्सर लोग ये सोचते हुए नजर आएंगे, the moments spent by a couple together are called moment of couple। तो अम्मी अब्बू को आप देखेंगे इकट्ठे बैठे आपके लिए मोमेंट ऑफ कपल। तो जिधर भी आप कपल देखेंगे आप कहेंगे कपल्स मोमेंट स्पेंड कर रहे हैं आपस में, इसलिए मोमेंट ऑफ कपल। इससे आप कैसी डेफिनेशन निकालेंगे इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। नाम ही ऐसा है, लेकिन फिजिक्स में वो था मोमेंट टाइम पर। फिजिक्स में जब भी मोमेंट का वर्ड आता है तो फिजिक्स में मोमेंट का वर्ड यूज होता है जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस विद एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंट। अगेन प्रोडक्ट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंट। तो अब देखें आप लोगों ने केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट पढ़ा, तो जब आप डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे ना, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है 4 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। डायपोल होता है एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव, दोनों पे सिमिलर बट ऑपोजिट चार्ज होता है। तो हम डिफाइन करते हैं डायपोल मोमेंट को एज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड आइदर पोल टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द पोल। तो जब भी किसी भी क्वांटिटी को, जैसे यहाँ पे हमने चार्ज को मल्टीप्लाई किया, जब भी किसी भी क्वांटिटी को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मोमेंट कहेंगे। तो जब हम यहाँ पे कह रहे हैं मोमेंट ऑफ कपल, तो मोमेंट किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को। किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? या डिस्टेंस के प्रोडक्ट। ठीक है, किसके साथ? हाँ, कौन सी फोर्स? कपल। समझ आई नहीं है? तो हम यहाँ पे दो की बजाय एक ही फोर्स, ये जो भी हमने ड्रॉ किया था ये वाला सिस्टम, ये सिलेंडर। चलिए एमसीक्यूज पूछते हैं, बताइए इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है? हाँ जी, यस। वजह द फोर्सेस आर इक्वली मैग्नीट्यूड बट नेट फोर्स जीरो है, इसीलिए एक्सेलरेशन जीरो है। लीनियर फोर्सेस, और ये बात देखिए मैंने पहले बताई थी ना, टू प्रोड्यूस टॉर्क कैन नॉट प्रोड्यूस, क्योंकि लीनियर फोर्स जीरो हुई पड़ी है। और अब नेट टॉर्क क्या है? दैट इज नॉन जीरो, क्योंकि कपल क्या था कि टॉर्क प्रोड्यूस करना है। सो अब टॉर्क तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से पैदा हो रही है, लेकिन ये और ये दोनों मिलके सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहे हैं। यस सर। तो डिस्टेंस इनटू फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस विद द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये मोमेंट ऑफ कपल रेफर्स टू टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द couple force. It refers to torque produced by couple force. Torque is equal to, एक second, the sum of torque produced by force A and force B। force A ने जो टॉर्क पैदा की, force B, अब दोनों की टॉर्क जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं? क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहे हैं। वो तो फोर्स एक फोर्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, फोर्सेस का मसला है आपस में, टॉर्क तो दोनों सेम पैदा कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों की टॉर्क को ऐड किया। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क साथ लिखना है, पॉजिटिव क्लॉकवाइज टॉर्क साथ, दोनों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहे हैं,
ऐड करूंगा। टॉर्क का फॉर्मूला आर ए क्रॉस एफ ए क्या है प्लस प्लस यहाँ पे आर बी क्रॉस एफ बी क्या है, लेकिन हमें पता है कि ये आर ए, ये बात समझ आती है। आर ए नेगेटिव है, डायग्राम में देखते हैं समझ आती है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था और ये नेगेटिव। देखिए ये आर ए माइनस आर हो जाएगा, या माइनस आर ए इज इक्वल टू, नीचे भी देख लें मैंने इसको -3i लिखा है और इसको +3i लिखा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अच्छा हमने पहले ही बता दिया कि कपल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ इन देयर मैग्नीट्यूड, लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा अब हम यूं कर लेते हैं कि हम इनको सिंपली एफ से रिप्लेस कर देते हैं, एफ ए को भी और एफ बी को भी, तो इसको हाँ कहाँ ले लेंगे, माइनस आर ए क्रॉस एफ प्लस आर बी क्रॉस एफ, ठीक है। फिर टॉर्क इज इक्वल टू एफ कॉमन लें तो माइनस आर ए प्लस आर बी क्रॉस एफ, ये हमने कॉमन ले लिया, तो टॉर्क इज इक्वल टू ये माइनस आर ए प्लस आर बी हम साबित करके आए हैं, माइनस आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डेल्टा आर। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देता हूँ, आर लिख देता हूँ, ताकि मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में सब्स्टिट्यूट कर सकूँ। वहाँ पे इजाजत नहीं थी, यहाँ पे है। तो हमें इसको किससे रिप्लेस करना है, आर से। रिजल्ट क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और ये आर क्या है, कपल आर। मोमेंट आर्म तो आर ए या आर बी है, आर तो हमारा कपल आर्म है, जो हमने पिछले टॉपिक में कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपकी चार फोर्सेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा टास्क को स्किप करके यहाँ पे रहे थे, तो क्विकली जो है वो टास्क को भी एड्रेस कर लेते हैं। टास्क आर मोमेंट ऑफ फोर्स, ये बहुत आसान है। क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है ना टॉर्क, तो देखिए इसके एलिमेंट्स का ख्याल रखें कि इसमें आपने क्या क्या डिस्कस करना होता है। आप यहाँ पे डेफिनेशन बता देंगे, सिंबल बता देंगे, ठीक है। फिर मैथमेटिकल फॉर्म डिस्क्राइब करेंगे इसकी, तो फिर आप इसकी नेचर बताएंगे कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो सॉरी मैंने इसमें डायरेक्टली वेक्टर लिख दिया, हम नेचर लिखेंगे इसकी। तो हमें पता है टॉर्क वेक्टर है, इसलिए नेचर क्योंकि ये वेक्टर है हमें इसकी डायरेक्शन बतानी होगी। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे किसी भी वेक्टर, राइट हैंड एक्सियल वेक्टर, राइट हैंड रूल मैंने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ाया था आप लोग, तो राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। फिर आप लोग साइन कन्वेंशन बता देंगे, एंटी क्लॉकवाइज स्टार्स आर टेकन एज एंड क्लॉकवाइज स्टार्स आर टेकन एज। चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, सिंबलाइज कर लेते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं, नेचर बता देते हैं, डायरेक्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन, इसके बाद फैक्टर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। डिफाइन पे इट इज टर्निंग इफेक्ट कह दें या क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, it is a cross product of moment arm and force। क्रॉस एफ नहीं पढ़ा हुआ, तो वही कह रहे हैं, मोमेंट आर्म एंड फोर्स, ये फोर्स और मोमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट। सिंबॉलिकली इसे कैसे शो करते हैं, ग्रीक अल्फाबेट टॉ से, ये ग्रीक अल्फाबेट टी ए यू टॉ,
which is read as, or torque is equal to R cross F. Mathematically इसको ओपन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ F साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स इनटू यूनिट वेक्टर एन। जैसे कि यहाँ पे देखें आप लोग, कंसिडर कीजिए हमारे पास यहाँ पे एक डोर है, here is a door, और हम इसे लेट्स से क्लोज करना चाहते हैं, वी वांट टू क्लोज दिस डोर। Now you can feel the door is open, right? ये डोर ओपन है। अब मैं इसे क्लोज करने के लिए, फर्ज कीजिए यहाँ पे डोर हैंडल, तो मैं इसे क्लोज करने के लिए क्या करूँगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट लगाऊंगा। इस पॉइंट पे देखिए, I'll exert some force F, इसमें मैंने कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दी, F अमाउंट ऑफ फोर्स, और जो मोमेंट आर्म है यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हमने, दिस इज द मोमेंट आर्म ऑफ, ये मोमेंट आर्म है, ये फोर्स है। अब बताइए क्या फोर्स और मोमेंट आर्म में एंगल 90 डिग्री है? Yes, sir. नहीं, देयर इज नो 90 डिग्री एंगल हियर। सो हमें क्या करना होगा, हमें मोमेंट आर्म को दोबारा ड्रॉ करना होगा ताकि दोनों वेक्टर टेल टू टेल आ जाए, बिकॉज़ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर टेल, तो यहाँ पे एंगल थीटा बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट और ये फोर्स का y कंपोनेंट ड्रॉ हो गया। आगे है मोमेंट आर्म, यहाँ पे है fx, यहाँ पे है fy। बताइए इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, fy। fx को देखें दरवाजा तोड़ने की समझ आई कि नहीं है, ये तो हिंजेस से निकाल के दरवाजे साथ ले जाएगा। fy चाह रहा है इस डायरेक्शन में पुश देगा इस तरह, तो ये दरवाजा यूं रोटेट होके लाइक दिस बंद हो जाएगा, ऐसे। समझ आई ना, ये ऐसे रोटेट होके क्लोज होगा, तो जो टार्क पैदा होगी इट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अकॉर्डिंग टू विच रूल, राइट। अब आप देखें अगर आप r क्रॉस f करेंगे तो टार्क अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अपवर्ड आएगी कि नहीं, तो ये यूनिट वेक्टर n भी इसी डायरेक्शन में होता है। एंगल की रेंज क्या है यहाँ पे, द एंगल इज लेस देन 180 ग्रेटर देन, अच्छा याद है डॉट प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट में y कंपोनेंट। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट नेचर हम बता चुके हैं, इट इज वेक्टर। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे, और साइन कन्वेंशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स आर टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टार्क्स आर टेकन एज नेगेटिव। टॉर्क कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, 3 फैक्टर्स। कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं, मोमेंट आर्म का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड और एंगल। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स रिपोर्ट करेंगे। फैक्टर्स में पहला फैक्टर क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वो है मोमेंट आर्म। नजर क्या आ रहा है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म। कभी इसका इस्तेमाल किया आपको,
Yes, sir. Yes. वो तो हो गया डोर में नहीं सर, पूरे नट खोलने के लिए नट खोलने के लिए नेवर यूज अ लार्ज रेंच टू टाइट अ स्मॉल बॉल छोटे बॉल्स को टाइट करने के लिए बड़ा रेंच यूज मत करें क्योंकि उसका मोमेंट आप थोड़ी सी भी फोर्स पर बहुत बड़ी टांग पैदा होगी और नट स्लिप हो जाएगी गाड़ी का भी इसी तरह होता है अब मैं ये बताना चाहता हूँ क्लासरूम में कभी इसका इस्तेमाल किया टीचर से बैठे इससे टीचर को बड़ी सीखनी थी हम हमारा तो स्कूल था म्यूनसिपल इंटर कॉलेज तो मेरे सारे भाई भी मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ उधर हमारे कुछ टीचर बड़े पॉपुलर थे बहुत प्यार से मार मार के उन्होंने पढ़ा तो उनकी मोहब्बत बड़ी ज्यादा थी उनके हाथ में लंबी छोटी स्टिक्स होती थी तो बस वो जिधर जिसको देख लेते पिटाई शुरू कर देते थे ताकि उनकी दहशत बरकरार रहे छोटे डांस बड़े डांस बहुत मौजूद थे वहाँ तो होता ये था कि हमारे जो अपने क्लास टीचर्स थे वो हमें पीटने के लिए मटेरियल भी अच्छी सी स्टिक लेके आए उसके ऊपर ब्लैक और रेड टेप चढ़ा दी और जो हमारी क्लास के स्टार्स होते थे लाइक स्टूडेंट्स होते थे तो वो भी कभी इस तरह करते थे उस वक्त और गुस्सा था कि एक तो पोजीशन भी ले रहा है ऊपर से हमें कंट्री करवाने के लिए खूबसूरत खूबसूरत स्टिक्स भी लेके आ रहा है तो फिर एक टाइम आया ये सारी कैलकुलेशन हमने अपने हाथ में की और हमने क्या किया टीचर को हम बड़ी खूबसूरत सी डबल टेप चढ़ा डबल डबल जो उदाहरण हो जाती और छोटी छोटी स्टिक्स थी हमें असल में हमारा मार खाने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था टीचर से तो तजुर्बे के तहत हमें ये समझ आ गया था कि अगर स्टिक बड़ी हुई तो ज्यादा बारिश हो जाए तो ज्यादा पानी समझ आई कि नहीं बिला वाला यूनिवर्सिटी तो हमने ये सोच लिया कि हम जाना टीचर्स को छोटी स्टिक देंगे क्योंकि उससे लगती बड़ी स्टिक एक दफा नहीं मिल रही थी इत्तेफाकन हमें पता लगा कि छोटी स्टिक से जितना भी मारो तो लगती नहीं और हम तो सारे पता है एज अ स्टूडेंट हम सारे ड्रामेबाज होते हैं तो वो हम पहले डिस्को भी करते हैं थैंक यू सो मच आप लोग देंगे बेटा बड़े बात है तो मतलब एक आप पे कौन कौन किए तो देखो टीचर जब मार रहे होते हैं तो हम क्यों करते हैं ये हम क्या कर रहे हैं पीछे नहीं ये अगर आपको याद है फिजिक्स कोई बॉल नहीं पकड़ लेता है तो इससे करता है टाइम डिपेंडेंट फोर्स इसको कहते हैं टाइम डिपेंडेंट फोर्स अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हुआ तो फोर्स काम हो जाएगी तो बॉल कैच करने के लिए हम इससे करते थे तो ये स्टिक से बचने के लिए जब हमारी लाइफ स्टिक पे थी तो हमें पता होता था कि क्या करना है अच्छा सेकंड मोमेंट आपका मोमेंट आप तो सेम टास्क प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स बहुत ज्यादा लेना तो टीचर तो एक नॉर्मल कोर्स में मारते थे ना वैसे तो नहीं है कि रोज कहाँ पे बिगड़ती हुई यार गुस्सा वो तो करते हैं 3-4 शादियां खाते हैं हलवे और उनको मिला भी होता है 3-4 किस्म के डिशेस रोज खा रहे होते हैं अपनी बीवियों से बहुत प्यार से उनको मिलता है लेकिन सारा गुस्सा सबको रूम में रखा होता है सारा गुस्सा आके फिर घर में भी क्लास में भी हर जगह पर उतार रहे हो वो जो दे देंगे मारते थे चीखें निकल जाती तो वो क्या करते थे वो फिर सुन ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ ये हमारे साथ सब कुछ हो चुका है तो बड़ा शदीद मारते थे तो उनको जब हमने ये छोटी स्टिक्स दी ना तो हमारे दिल को करार आ गया अब वो मारते थे तो एक दो स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जरा सीरियस होते हैं कम बोलते हैं अच्छी पर्सनैलिटी होती है उनकी खामोश रहती है ज्यादा बोलते नहीं है तो वो बड़े सोबर और सीरियस होते थे तो उनको जितनी भी लग गया ना उनके चेहरे के तासुरात नहीं बदलते थे तो हमारी कोशिश होती थी कि वो आखिर में मार क्योंकि उस खाना खराब की वजह से टीचर को और गुस्सा आ जाता था कि मैं इसको मार रहा हूँ और ये एक्सप्रेशन नहीं देगा तो वो फिर और जोर से मारते थे तो हम शुरू में क्या करते थे हमारी तो थोड़ी बहुत पिटाई हो जाए ना हम एक्टिंग ज्यादा करते थे बस दुनिया बर्बाद हो गई इतने जोर से हमारे टीचर आप लोगों के तो स्कूल अच्छे होंगे तो आप लोगों को कभी एक्सपीरियंस ही हुआ होगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत प्यार से बड़ा किया टीचर से आप लोगों को तो कुछ भी नहीं कहा होगा तो मुझे याद आता है ये सब ये चीजें सारी हमने अपनी जान बचाने के लिए की हुई मोमेंट आर्म का आप लोगों को रोल बता इसी मोमेंट आर्म की बेसिस पर मेरे ख्याल में या गैलीलियो थे या आर्चिमेडस थे उन्होंने कहा था
कि अगर आप मुझे दुनिया के बाहर खड़े होने के लिए पूरी जगह दे दें और एक लिवर और फुलक्रम दे दें तो मैं पूरी दुनिया को अकेले उठा सकता हूँ, अकेले। और व्हाई ही सेड सो, हियर सी है, इधर देखिए, यहाँ पे बहुत हैवी वेट है ना, बहुत हैवी वेट है, ठीक है। अगर इस वेट को लिफ्ट करना है, सीसा देखा हुआ है ना, Yes, sir. Yes, sir. इस वेट को लिफ्ट करना है तो फिर इधर मोमेंट आर्म ज्यादा करें तो फोर्स कम लग, क्योंकि इधर मोमेंट आर्म कम है और फोर्स, तो हम क्या करते थे फिर, मोमेंट आर्म ज्यादा कर देंगे ताकि फोर्स और मैग्नीट्यूड। वो इतनी सी बात को देख के समझ गया था कि पूरी दुनिया को, सारे मास को अकेले लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन उसे लगाई और उसे फिजिक्स की पावर बताई कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स इतने पावरफुल हैं कि आप मुझे अगर इतनी बड़ी मोमेंट आर्म दे दो तो मैं थोड़ी सी फोर्स लगा के पूरी दुनिया को अकेले उठा सकता हूँ। समझ आई नहीं है? खैर लड़के को खूबसूरत ये बेटियां जो होती हैं तो वो पूरी दुनिया से उठा देती हैं। एक बात चलो, यहाँ पे फैक्टर्स हमें पता चल गए। सेकंड फैक्टर बताएं बेटा, फोर्स। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। थर्ड फैक्टर बताएं, एंगल थीटा। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। अब बताएं, थीटा 0 हो तो टॉर्क 0, और थीटा 90 हो तो टॉर्क, थीटा 0 होने का मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 0, and sin 0 is 0 and the result is 0। इसके लिए आप देखें, इधर भी आपने मोमेंट आर्म ड्रॉ किया और इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर, तो आप कोई भी टॉर्क नहीं पैदा हुई। अगर आपने एंगल 90 डिग्री अप्लाई किया और टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट आर्म इनटू फोर्स इनटू साइन 90, और टॉर्क इज इक्वल टू RF into 1 is equal to मैक्सिमम टॉर्क, तो वो यूं होगा, मोमेंट आर्म इस तरफ है और फोर्स आपने यूं अप्लाई कर, जैसे आप डॉग पे करते हैं। देखें इधर प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देखें, इधर देखें, यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, यहाँ से हिंजेस से हैंडल तक का फासला है, मोमेंट आर्म देखो, फोर्स कितने एंगल पे लगा है। आप चाहो ना चाहो आपकी फोर्स का एक कंपोनेंट हमेशा 90 पर होता है, तभी होगा। वरना देखो दरवाजा ओपन हो गया, मोमेंट आर्म किस तरफ है और फोर्स किस तरफ, समझ आ रही है? फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, ये कितना है, 0 है, तो क्या ये दरवाजा रोटेट कर रहा है? नहीं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क? Yes, the unit is न्यूटन मीटर। ठीक है जी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।